हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी सर्किट जो कि इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई भी ऑनलाइन एग्जाम में आपको काम आएंगे। मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस विथ। एक कोई वायर है या कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस किस चीज के साथ बढ़ेगा? विथ डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ वायर। वो जो वायर है उसकी मोटाई जब कम होगी तब। इंक्रीज इन थिकनेस, नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस, नन। तो देखिए यहाँ पे जो बोल्ड वाला है ये मैंने आंसर यहाँ पे लगा के रखा है, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ वायर। तो आर का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज व्हाट? इट इज, रो इज रेजिस्टिविटी and L is length of the wire or conductor and A is area of cross section। तो यहाँ पे देखिए थिकनेस यानी एरिया। जैसे ही आपका यहाँ पे बोल रहे हैं कि वायर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस, ये रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगा? जब हमारा एरिया क्या होगा? कम होगा, यानी कि उसकी थिकनेस क्या होगी? कंडक्टर की कम होगी। जितना पतला कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है और उतनी ही वहां पे करंट को फ्लो होने में दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस विद। अब यहाँ लेंथ के टर्म में बात करेंगे। डिक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस, सॉरी यहाँ पे लेंथ आना चाहिए, एंड नन। सो अगेन वही फॉर्मूला, आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू resistivity is rho and it is L length of the conductor या wire upon area of the wire या conductor। तो यहाँ पे बोला गया है resistance of wire increases with। ये resistance wire का increase कब होगा? जब इसकी length increase होगी। मीन्स लेंथ के साथ resistance wire का increase होगा। जितना बड़ा वायर, जितना लंबा वायर होगा उतना ही उसका resistance होगा। ओके, सो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए हमको पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो एक क्लोज लूप में लगती है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इन द सर्किट इज जीरो। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि सोर्स यानी बैटरी का वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे अकेला ईएमएफ की बात करी, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड वाले में कहा गया एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप, यानी सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर है, सिर्फ उन्हीं के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो जीरो होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर आंसर है, आंसर इज सी, algebraic sum of EMF plus algebraic sum of voltage drops। मींस इसमें आपको पूरा लूप में रोटेट करना है, घूमना है और दोनों वोल्टेजेस लेने हैं आपको। आपका जो सोर्स है उसका वोल्टेज EMF कहलाएगा और जो पैसिव एलिमेंट होते हैं यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। इनका सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वही होती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन। देखिए एक कोई वोल्टेज सोर्स है हमारा और ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी क्या होता है? उसकी खुद ही के अंदर कुछ ड्रॉप हो जा रहा है और आउटपुट पे हमको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट में फिगर के हेल्प से जो इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्चुअली देखिए कोई बैटरी है और ये कोई रेजिस्टेंस अलग से नहीं लगा हुआ है, बैटरी में कुछ ड्रॉप खुद के अंदर कनेक्शंस में हो जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज है हमारा 5 वोल्ट का, अगर इसमें से फॉर एग्जांपल
0.1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे 0.49 यहाँ पे आपका बाकी आपको मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसा कनेक्टेड होगा, सीरीज में होगा कनेक्टेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इन केस ऑफ करंट सोर्स, देखिए करंट सोर्स में भी हमको ये देखना है कि वो कितनी करंट अपने अंदर ही कंज्यूम करा रहा है, तो इसलिए हमको रेजिस्टेंस उसका वैसा कनेक्ट करके दिखाना है। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, सो दैट जो भी करंट ये अपने आप में कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और बची हुई जो करंट है वो हमको आउटपुट पर मिलेगी। मीन्स हमको यहाँ पे करंट को डिवाइड कराना था, इसीलिए हमने ये जो रेजिस्टेंस है उसको कैसा कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये 10 एम्पियर की अगर यहाँ पे करंट सोर्स है और अगर 1 एम्पियर ये अपने आप में कंज्यूम कर ले रहा है, तो बाकी 9 एम्पियर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पर यहाँ पर 9 एम्पियर करंट मिलेगी आपको। ओके, इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि जो आपका करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता, बट ये जितनी भी करंट, अगर ये 10 एम्पियर का है और ये पूरी 10 एम्पियर फ्लो नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसी पे आगे बात करेंगे। अब अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, सीरीज में लगा होता है, हमको पता है वोल्टेज सोर्स में, तो आइडियल का मतलब क्या हुआ, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है तो हमको आउटपुट पे भी क्या मिलना चाहिए, टोटल 5 वोल्ट मिलना चाहिए। वो किस केस में होगा, जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, सो ये रेजिस्टेंस आपका 0 होना चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज 0। इंटरनल रेजिस्टेंस कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल करंट सोर्स। करंट सोर्स का भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये करंट सोर्स है। अब मैं चाह रहा हूं कि पूरी की पूरी करंट मुझे आउटपुट पर मिले। ओके, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं चाहूंगा कोई भी करंट फ्लो ना हो, कोई भी करंट फ्लो ना हो। और वो कब होगी, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। यहाँ पे ये 0, सॉरी करेक्शन है, इट इज इनफाइनाइट। ओके, आंसर इज इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो करंट सोर्स का है वो कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, सो दैट यहाँ कोई भी करंट फ्लो ना हो और आइडियली हमको पूरी करंट यहाँ मिल जाए। जैसे अगर मान लीजिए ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो आपको पूरी 10 एम्पियर करंट आउटपुट पर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो दिस इज आइडियल, अबाउट आइडियल करंट सोर्स। आगे चलते हैं, देखिए कैपेसिटर की बात करें, यहाँ पे दिया इफ 3 10 farad capacitors are connected in parallel, then total capacitance is, यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो याद रखिए, जैसा रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, वैसे ही कैपेसिटेंस में जस्ट अपोजिट होता है, वहां पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा 30 फैराड्स। ओके, सो आंसर इज 30 फैराड। हमको यहाँ याद रखना है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधे ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन याद रखने का है। 100 ओम दिया है ऑप्शन, 150 ओम दिया है, 500 ओम दिया है, बट द एग्जैक्ट आंसर इज 1000 ओम, और वी कैन से 1 किलो ओम। ये आपको याद ही रखना है, बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम, या हम बोलेंगे 1000 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल एट। हमको पता है
यहाँ पे ऑप्शन दिए ब्रांच, नोड, लूप और नन ऑफ अबव। तो ब्रांच कोई यानी कि रेजिस्टेंस इस तरीके से हो गया, या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस, ये ब्रांच है, इस पे तो एप्लीकेबल नहीं होगी। नोड यानी कि जहां पे 2 या 3 इस तरीके से कनेक्शन आते हैं, तो वहीं पर किरचॉफ्स करंट लॉ एप्लीकेबल होती है, इसीलिए द आंसर इज नोड। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल एट अ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल एट ब्रांच। अगेन सिंगल ब्रांच पे कोई केवीएल बेस्ड होगी क्या? नहीं होगी। नोड पर नहीं होगी, क्योंकि नोड पर किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड होती है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ बेस्ड होती है? एक क्लोज लूप में। जैसा ये सर्किट में आपको बना के बता रहा हूं, एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, और इस तरीके से क्लोज लूप है, तो हम यहाँ पर केवीएल लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है इट इज लूप, क्लोज लूप और लूप। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो कहां पर एप्लीकेबल होती है? लूप पर। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ ओपन सर्किट टर्मिनल इज। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की बात है, एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी। ये किसी भी सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल ये बैटरी से कनेक्टेड, यहां कोई करंट फ्लो होगी क्या? यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ का कितना हो गया? इनफाइनाइट। एक्चुअली यहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं, इट इज ओपन सर्किट। क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट की वैल्यू है 0, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस है। ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम कंसीडर करते हैं इंफिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं 13th, रेजिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। देखिए यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट है, एक टर्मिनल ए है और इसको हमने शॉर्ट कर दिया बी से। शॉर्ट सर्किट में बहुत हैवी करंट फ्लो होती है और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, करंट मैक्सिमम होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। सो करेक्ट आंसर इज 0। नाउ 14th, the property of a linear element is that it follows। लीनियर का मतलब ये होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और वो होगा ओम्स लॉ के केस में। यहाँ पे आंसर किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं है। ओम्स लॉ में जो आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, और ऐसे एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस है ये लीनियर है, इंडक्टर है वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वो भी लीनियर है, और कैपेसिटेंस है वो भी आपका लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर में डायोड वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट 15, अब पैसिव एलिमेंट, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एसी सोर्स, नो। पैसिव एलिमेंट का खुद का कोई भी ईएमएफ नहीं होता, यानी कि वो कोई भी सोर्स नहीं होगा। पैसिव एलिमेंट हमेशा वो होगा जिसका खुद का कुछ ईएमएफ नहीं होगा, और उसको सोर्स के साथ जब कनेक्ट करेंगे तब वो वर्क करेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। सो हियर द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये तीनों ही पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट is not a bilateral element। bilateral element रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड। तो पहले समझते हैं कि बायलेटरल होता क्या है। देखिए एक रेजिस्टर है, हम इसके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे करंट फ्लो करें या बी से ए पर करंट फ्लो करें, इसके वोल्टेज ड्रॉप में कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके, सेम इंडक्टर में होता है और सेम कैपेसिटर में होता है। और तरीके से बताता हूं, ए से बी पे आप करंट
ए से बी डायरेक्शन में करंट फ्लो करें या बी से ए डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए ये कैसा है, बायलेटरल। ओके, बट डायोड की बात करें हम, इट इज नॉट अ बायलेटरल एलिमेंट, इट इज यूनिलेटरल। कैसे, देखिए यहां पे अगर डायोड में आप करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और यहां पे फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगी। सो डायोड इज नॉट अ बायलेटरल एलिमेंट। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों ही बायलेटरल एलिमेंट होते हैं। 17th, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। हमको पता है डीसी सप्लाई जो है कांस्टेंट चलती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, इसीलिए उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज, ऑप्शन थे 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। द आंसर इज 50 हर्ट्ज। मीन्स इंडिया में 1 सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल आपके करंट के फ्लो होते हैं, मतलब 1 सेकेंड में से 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ शॉर्ट सर्किट द करंट इज मैक्सिमम। ओके, जैसा कि पहले भी बताया, एक शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना आर है, ना एल है, ना सी है, सिर्फ शॉर्ट है। उस केस में जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो। ओके, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, जितनी करंट हम ए से देंगे पूरी की पूरी विदाउट अपोजिशन बी की ओर फ्लो। लास्ट क्वेश्चन, अ बैटरी और अ सेल गिव्स डीसी सप्लाई ओनली। जो भी बैटरी होती है या सेल, चाहे वो किसी भी साइज का, वो हमेशा डीसी सप्लाई देता है, ना कि एसी। सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, इसमें थोड़े और एडवांस क्वेश्चन रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।